हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में। और हम लोग फिर से आ गए केमिस्ट्री का एक नया वीडियो लेकर। और चूंकि हम लोग जो केमिस्ट्री का ठीक है ना चैप्टर नंबर फर्स्ट देख रहे थे, मेटर एवं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज हम लोग ठीक है ना आगे की बात कर लेते हैं। चूंकि पिछले क्लास में जो पढ़े थे एक बार उसको ठीक है ना रिवीजन के फॉर्म में आपको ठीक है ना बता दे रहे हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है ना। और एक बात कि जो भी वीडियो आएगा और इसके प्रीवियस वीडियो का जो भी लिंक होगा ठीक है ना डिस्क्रिप्शन में हम ठीक है ना डाल देंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर ये चाहे तीसरा या चौथा पार्ट होगा तो इससे पहले वाला जो ठीक है ना आपका जो पार्ट होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप ठीक है ना डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक आपको डाल देंगे। ठीक है ना, वहीं से आप जा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे थे कि एलिमेंट्स को ठीक है ना कितने भागों में बांटा था। तो एलिमेंट्स को गुण के आधार पे दो भागों में ठीक है ना, यानी कि लगभग तीन भाग में ठीक है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। ठीक, उसका बता दिए थे कि मेटल का क्या क्या गुण होता है, मेटलॉइड का क्या क्या गुण होता है और नॉन मेटल का क्या क्या गुण होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने तत्व को खत्म किया। उसके बाद हम लोगों ने यौगिक को देखा। ठीक है ना, यौगिक के बारे में हम लोग देखा ना कि दो या दो से अधिक ठीक है ना तत्वों को ठीक है ना जब एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से जब मिल जाता है तो उसको बनता है क्या, यौगिक। और इसके लिए क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है ना, इसमें फिर देखे थे कि अभी अब इसमें जो अभी अभी पदार्थ होता है उसका गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, समान रेशियो में होता है। इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है केमिकल चेंज से वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि मिश्रण के बारे में। ठीक है ना, तो मिश्रण के हम लोगों ने देखा ना दो या दो से अधिक ठीक है ना, चाहे तत्व तत्व मिलके बने या यौगिक यौगिक मिलके बने या तत्व या यौगिक मिलके बने। ठीक है। तो ऐसे मिश्रण ठीक है ना जब मिलेगा, लेकिन उसमें क्या शर्त है, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, यौगिक में केमिकल रिएक्शन ठीक है ना हो रहा था, लेकिन मिश्रण में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, प्रीवियस क्लास में बताए थे। तो यहाँ पे मिश्रण होगा। और मिश्रण में अवयवों को मिलने के आधार पे ठीक है ना दो तरह के बताए थे। ठीक है ना, आपका एक हाइड्रोजीनियस और हेमोजीनियस। ठीक है ना, जो होमोजीनियस था यानी समान मिश्रण था जिसमें पूरी तरह से ठीक है ना उसका अवयव उसमें मिला हुआ रहेगा, जो पता ही नहीं चलेगा और सब जगह समान रेशियो में मिला रहेगा। जैसे शरबत का एग्जाम्पल दिया। ठीक है। हाइड्रोजीनियस में ये अच्छी तरह से नहीं मिलेगा और समान रेशियो में अच्छी तरह से हर जगह नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि बताए थे कि पानी में रेत मिलना या कंकड़ पत्थर चावल में आना। ठीक है ना, ये सब क्या है, विषमान मिश्रण यानी हाइड्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है ना प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था एक बार आपको ठीक है ना शॉर्ट में रिवीजन कराती है। अब चलते हैं इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, अब इसके आगे हम लोग अभी मिश्रण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था पिछले क्लास में। ठीक है, अब इसके हम लोग आगे ठीक है ना कंटिन्यू मिश्रण को ही करेंगे। और मिश्रण में हम लोग देखेंगे कि मिश्रण में ठीक है ना आपका उसमें अवयवी यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस जो अवयवी है उसके मिलने के आधार पे ठीक है ना मिश्रण को अगर हम प्रकार में बांटे तो 6 प्रकार के मिश्रण होगा। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, यानी पदार्थों के ठीक है ना, यानी पदार्थों के यानी सॉलिड लिक्विड और गैस के अवयवों को ठीक है ना मिलने के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन करें तो कितने आधार पे, मतलब 6 प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, यानी कि हम मिश्रण को अगर ठीक है ना उसके अवयवी को ठीक है ना अवयवे अवयवी पदार्थों पदार्थों कहने का मतलब है कि सॉलिड ठीक है ना अवयवी पदार्थों यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस के अगर आधार पर देखें ठीक है तो ये 6 प्रकार के हैं। कितने टाइप से इसके, 6 टाइप से, समझ में आ रहा है। अब इस 6 टाइप को अगर करके देखिएगा तो पहला जो आपका होगा ठीक है ना, यानी पहला कि आपको सॉलिड सॉलिड मिलेगा। ठीक है ना, यानी सॉलिड सॉलिड को मिलाएंगे तो भी मिश्रण बनेगा। ठीक है ना, वैसा मिश्रण जिसमें दो अवयव है तो उसमें ठीक है ना क्या हो, ठोस प्लस ठोस। ठीक है ना, तो भी क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। यानी कि सॉलिड सॉलिड आ रहा समझ में। तो इसका एग्जाम्पल अगर देख सकते हैं तो इसका एग्जाम्पल बहुत है जी, कॉपर प्लस जिंके को ले लीजिए, ये बनेगा क्या आपका मिश्र धातु। क्या बनेगा, मिश्र धातु। समझ में आ रहा है। या आप कह सकते हैं कि किसी अनाज में कंकर को मिला देना। ठीक है, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है कि
जैसे कि चीनी में रेत को मिला देना, ठोस ठोस है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ऐसा कोई माथा पच्ची वाला चीज है ही नहीं, एकदम पूरा जटिल कॉन्सेप्ट समझना, बस सीधा सा बात है, समझ आ रहा ना? इसमें समय क्या है, समझ में आ ही रहा होगा। चलिए दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो टाइप होगा कि हम लोग सॉलिड को, हम लोग नहीं मतलब सॉलिड और लिक्विड मिल सकता है, ठीक है ना? यानी कि सॉलिड और लिक्विड का अगर एग्जांपल देखिएगा तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ठीक है ना? सॉलिड और जैसे कह सकते हैं कि शरबत, शरबत यानी कि शरबत में क्या होता है, ठीक है ना? सॉलिड के रूप में चीनी और लिक्विड रूप में पानी, और चीनी इसमें क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है, आरासन में, ठीक है ना? और ऐसे देखिएगा तो पानी में रेत भी मिला दीजिए तो भी मिश्रण नहीं होगा, लेकिन वो मिश्रण होगा आपका किसका एग्जाम्पल होगा, तो होगा हाइड्रोजीनियस का, लेकिन शरबत जो है होमोजीनियस का, लेकिन है तो मिश्रण, एग्जाम्पल तो है किसका, ठोस और द्रव का, समझ आ रहा है? उसके बाद तीसरा पे आइए, ठीक है ना? तीसरा में आपका, ठीक है ना, सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस यानी कि ठोस और गैस, ठीक है ना? तो ठोस और गैस का अगर एग्जांपल देखिएगा तो क्या होगा बाबू, इसमें देखिए ये आ रहा फोम, फोम समझ रहे हैं, फोम, फोम यानी कि फोम मतलब कहने का मतलब स्पंज, जैसे फोम जो देखते हैं गाड़ी का जो कुशन वगैरह होता है, जैसे सोफा का कुशन हो गया, ठीक है ना, या गाड़ी का जो सीट होता है तो कैसा होता है, उसमें फोम लगा हुआ रहता है, तो उसमें क्या है, ठोस है और उसके अंदर क्या है, चूंकि उसके अंदर पोर है तो उसमें हवा है, समझ में आ रहा है, हवा है, आ रहा है समझ में कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, फोम, उसमें क्या है, हवा है, समझ में आ रहा है? और ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो ब्रेड यानी पाव रोटी, पाव रोटी जो ब्रेड हम लोग होता है, ठीक है ना, जो बर्गर होता है, बर्गर में जो क्या होता है, एक तरह से फिल्म जैसा होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर हवा भरा हुआ होता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ठीक है ना, सॉलिड और गैस का एग्जाम्पल होगा, समझ में आ रहा है? अगर और सोचिए, और सोचिए तो ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, हाँ, स्पंज भी हम लोग जो खाते हैं, स्पंज उजला वाला मीठा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वो क्या है, सॉलिड और, सॉरी सॉलिड और गैस कैसे हो जाएगा, उसमें सॉलिड और लिक्विड ना होगा, लिक्विड होगा। अब एक और चीज समझिए इसमें, अच्छा खेत का मिट्टी, हाँ खेत का मिट्टी भी हो सकता है, इस किसान मिट्टी, सब मिट्टी नहीं, खेत का मिट्टी, समझ में आ रहा है? खेत का जो मिट्टी होगा ये भी एग्जाम्पल होगा किसका, सॉलिड प्लस गैस, क्योंकि देखिए खेती करने के लिए क्या होता है, खेत को जोता जाता है, यानी हल से पहले जोता जाता है, ट्रैक्टर से क्या होता है, उसको जोता जाता है इस तरह से, तो मिट्टी को ढीला किया जाता है। अब मिट्टी को ढीला इसलिए किया जाता है कि उसमें ऑक्सीजन जाए, ठीक है ना, ऑक्सीजन भरपूर हो, और ऑक्सीजन भरपूर होगा तो पौधे के लिए अच्छा होगा, तो ये ऑक्सीजन क्या है, हवा है, तो ये क्या है, मिट्टी क्या है, ठोस है, तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? खेत की मिट्टी भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद आप आइए, जो चौथा टाइप है, वो चौथा टॉप है आपका लिक्विड प्लस लिक्विड, यानी कि द्रव द्रव का, द्रव द्रव का तो बहुत है जी एग्जाम्पल, समझ आ रहा है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल पानी और शराब, है ना जी, पानी और शराब, समझ में आ रहा है? देखते हैं पियक्कड़ एकदम, एकदम बनाएगा पैक, बोलेगा पैक बना रहा है एकदम, ठीक है ना, नाप जो एकदम ऐसे, एकदम ऐसे देखेगा एकदम एकदम, जो खतरनाक रहेगा ना एकदम ऐसे, एकदम इतना पर एकदम लेवल से एकदम, ठीक है ना, मिला के उसमें क्या मिलाएगा, पानी मिलाएगा, ठीक है, तो लिक्विड लिक्विड का हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इसमें कह सकते हैं आपका, ठीक है ना, पानी वाला शराब, या पानी प्लस एल्कोहल, वही शराब समझिए एल्कोहल हो गया, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अब चलिए तेल पानी तो आपस में मिलता है नहीं, वो तो डेंसिटी अलग है तो अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना? अब आइए पांचवा पे आते हैं, जो पांचवा टाइप है आपका, वो है आपका लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस कहने का मतलब है लिक्विड में गैस,
तो ये कहाँ एग्जाम्पल मिलेगा, ये कहाँ हम लोग देखेंगे। देखिए लिक्विड और गैस कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना, क्या कोल्ड ड्रिंक है ना, या सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग कर सकते हैं, या कर सकते हैं सोडा, ठीक है ना, जिसमें जैसे कोको कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं। ये सब जो कोल्ड ड्रिंक है इसमें क्या होता है, गैस मिला है, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, समझ आ रहा है, घुलनशील होता है। इसे देखते हैं खोलते हैं तो क्या करता है, ठिस से आवाज करता है कि नहीं। इसमें क्या होता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये कोल्ड ड्रिंक का अगर बोतल होता है, इसमें कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिला दिया जाता है, समझ आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुला हुआ होता है, ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, ये पूरा टाइट होता है, इसको जैसे ही खोलते हैं तो एकदम ठिस करता है, क्योंकि समझ आ रहा है। अब वो आगे हम बताएंगे, ठीक है ना, कि आपका, ठीक है ना, गैस को अधिक प्रेशर देके, समझ आ रहा है, लिक्विड में घुला जा सकता है। अब चूंकि देखिए, जब देखिएगा कि एक बार इसको खोल दिए, अगर ये कोल्ड ड्रिंक है, अब बार बार इसको खोल लगा रहे हैं, पी रहे हैं, अब इसको फ्रिज में अगर रख दीजिएगा तो चूंकि इसका तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, अब इसलिए देखिए उसके बाद पीजिएगा तो कोल्ड ड्रिंक में कोई मजा नहीं, शरबत जैसा सिर्फ मीठा लगे, समझ आ रहा है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा, यानी उसमें क्या मिलाता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम में भी पूछता है, समझ रहा है ना। अब बहुत सारा सेट लगाइएगा, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम का, जैसे रेलवे का हो गया, ठीक है ना, बिहार एसएससी किसी का भी लगाइए, तो कभी साइंस में क्वेश्चन पूछ देता है कि कोल्ड ड्रिंक में, ठीक है ना, कौन सा गैस घुलनशील होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, समझ रहा। तो इसका देखिएगा कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना। अब इसका एक लास्ट छठा एग्जाम अगर देखिएगा तो गैस गैस, यानी कि गैस प्लस गैस, ये तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जी एयर, यानी कि वायु। तो वायु में एक गैस थोड़ी ना है, ठीक है ना, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, कुछ आर्गन है। नाइट्रोजन देखिएगा 78 76 या लगभग, ठीक है ना, इतना है, ठीक है ना, ऑक्सीजन लगभग, ठीक है ना, 21%, हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसी तरह से कुछ है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी में है जी, कार्बन डाइऑक्साइड 0 पॉइंट, ठीक है ना, 03% है, ठीक है, ऑक्सीजन 21%, हाइड्रोजन भी कुछ, ठीक है ना। तो ये क्या है, गैस में गैस मिला हुआ है कि नहीं, समझ आ रहा है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, मिश्रण का, किसका हो गया, मिश्रण का हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये मिश्रण का आपका एग्जाम्पल हो गया, है कि नहीं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग मिश्रण के अवयवों को किस किस विधि से अलग कर सकते हैं, समझ आ रहा। जैसे ये मिश्रण था, ठीक है, तो मिश्रण के अवयवों को, ठीक है ना, हम लोग किस किस विधि से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि मिश्रण के अवयवों को किस किस विधि से अलग कर सकते हैं। मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि, समझ आ रहा है, मिश्रण को अलग करने की विधि, ठीक है। तो इसमें देखिए एक विधि आपको है जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, सेडिमेंटेशन, ठीक है ना, सेडिमेंटेशन, 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 सेडिमेंटेशन मतलब थिराना इसको बोलते हैं, ठीक है। अब सेडिमेंटेशन में करते क्या है, तो देखिए सेडिमेंटेशन करने का मतलब है कि देखिए सेडिमेंटेशन में कि अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी घुला हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें मिट्टी मिल जाए या रेत मिल जाए या इस जल में कोई इम्प्योरिटी मिल जाए, ठीक है ना, तो पहले तो क्या होगा, पूरा इस तरह से होगा, तो इसको क्या कर देंगे आराम से कहीं पे, ठीक है ना, साइड में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, समझा ना, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अब चूंकि उस कण में क्या होगा, वजन होगा, तो धीरे 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 धीरे, चूंकि देखिए इसमें घुला नहीं है, जैसे चीनी तो घुल जाएगा, लेकिन नहीं घुलेगा तो उसमें क्या होगा, उसका तो वजन अपना बना रहेगा, ठीक है ना, उसका अपना एक
मास रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, तो धीरे 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 कहाँ बैठेगा, तली में बैठेगा। कहाँ बचेगा, तली में बैठेगा, ठीक है ना। तो थिराने से क्या हुआ कि इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, तली में बैठ जाएगा। और जब तली में बैठ जाएगा तो इसको आराम से बाहर दूसरे पानी में, मतलब दूसरे बर्तन में उड़ेल लीजिए, और इसको गंदगी यहीं छोड़ दीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं। तो थिराना मेथड होगा, ठीक है ना। अब इसी से देखिए नदी का पानी कुछ इसी तरह से भी साफ किया जाता है। समझ आ रहा, नदी का पानी, समझ आ रहा है ना। तो नदी का पानी में एक ठीक है ना, सेडिमेंटेशन टैंक होता है। जैसे मान लीजिए कि नदी को पानी को साफ करने का तरीका, ठीक है ना। अब देखिए ये एक टैंक लेंगे, ठीक है ना, ये एक टैंक लेंगे। इस टैंक को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक। क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें पानी होगा। स्टेप 1, इस पानी को थोड़े देर के लिए हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मान लीजिए कहने का मतलब इस पानी में क्या इम्प्योरिटी है, ये हर जगह इम्प्योरिटी मिला हुआ है। ये रेड वाला मान लेते हैं इम्प्योरिटी है पानी में। अब इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है। कुछ देर तक क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ देने से क्या होगा कि ये पानी ऊपर रह जाएगा और ये कहाँ नीचे आ जाएगा, ये नीचे जम जाएगा। जो आपका मोटा मोटा कण होगा, लेकिन एकदम जो महीन बारीक एकदम महीन महीन महीन, ये तो यही रहेगा। समझ में आ रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पे सेडिमेंटेशन इसमें मिला हुआ है। इसमें थोड़ी देर छोड़ देने के बाद में इस तरह से हो जाएगा। क्या होगा, नीचे जम जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे पर जमेगा, इसका दूसरा स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में भी हम, ठीक है ना, यहीं से सिर्फ प्योर नहीं हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में इसको दूसरे बर्तन में उड़ेलेंगे। तो दूसरे बर्तन में उड़ेलने से पहले एक सिस्टम बना देंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, एक सिस्टम होगा। सिस्टम क्या होगा कि नीचे हम इस तरह से लेयर बनाएंगे, बड़े बड़े पत्थर रखेंगे, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा दम, फिर एकदम महीन 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 महीन। अब इसमें जो पानी उड़ेलेंगे, ठीक है ना, यहां से इसमें पानी अगर उड़ेल दिए, तो यहां देखिए फिर ये पानी इस पोर्स से होता हुआ नीचे इधर तक आएगा। अब इससे क्या होगा कि ये पानी में जो भी और भी जो सूक्ष्म कण था वो भी अब छन जाएगा, ठीक है। ये स्टेप मान लेते हैं, इसको स्टेप 2 नाम दे देते हैं, ये भी छन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ भी पानी अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो इम्प्योरिटी दिख रहा था, यानी पानी दिखने में तो साफ हो गया लेकिन वाकई में साफ है नहीं। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर एक टैंक में पानी को लेंगे, और इस बार इसमें हम क्या मिला देंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर और एक आता है, ठीक है ना, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ मिला देते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे हानिकारक सूक्ष्म जीव मर जाएगा, ठीक है ना। हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। अब कह सकते हैं कि तीसरा स्टेप में जाकर पानी पूरी तरह से साफ हो गया। आ रहा समझ में, ठीक है ना। यानी कि नदी के पानी को साफ करने के लिए एक सेडिमेंटेशन टैंक लिए। सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन बता दिए कि थोड़ी देर छोड़ देंगे तो उसका में क्या होगा, तली में ये गंदगी बैठ गया। फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इस पानी को उड़ेलेंगे, उसमें व्यवस्था बना दिए कि इस तरह से, ठीक है ना। जैसे देख सकते हैं आरओ वगैरह जो होता है, तो देखिए आरओ का कभी सर्विस हुआ होगा, उसमें देखते हैं चारकोल वगैरह डाला हुआ होता है, ठीक है ना, कि पानी को प्योर करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक तरह से छन्नी का काम करता है, ठीक है ना। ये बड़ा फिर छोटा फिर छोटा छोटा इस तरह से, ठीक है ना, पत्थर वगैरह कुछ इसमें डाल दिया जाता है। फिर ऊपर मान लीजिए रेत भी वहाँ पे ऊपर दम रख दीजिए। उसका जब पानी डालिएगा तो छन छन के यानी जो भी आप जो सूक्ष्म कण होगा वो भी यहाँ पे छन जाएगा।
लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें सूक्ष्म जीव अभी भी हानिकारक सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना, देखने में तो साफ हो गया लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक है ना हानिकारक पहुंचा सकता है। तो तीसरा स्टेप में जब इसमें पानी डालेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर इसमें डाले रहेंगे तो क्या होगा, सूक्ष्म हानिकारक जीवों को मार देगा। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ से क्या हो गया, पानी प्योर हो गया, पानी पीने लायक साफ हो गया, ठीक है ना। तो ये एक सेडिमेंटेशन विधि हुआ, थिराना, ठीक है। अब दूसरा विधि पे हम लोग आते हैं कि दूसरा विधि से और कौन है जिससे हम लोग ठीक है ना मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं। तो एक है आपका ठीक है डिस्टिलेशन, ठीक है ना, यानी कि डिस्टिलेशन विधि, ठीक है, ये तो पहला था। दूसरा देखिए क्या है, डिस्टिलेशन, दूसरा है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को बोलते हैं आसवन, ठीक है ना, आसवन विधि, ठीक है। अब देखिए डिस्टिलेशन विधि में क्या होगा कि इसके लिए कितना चाहिए, ओनली फॉर दो, यानी कि दो अवयव जब मिलेगा, ठीक है ना, और उस दो अवयव के लिए कंडीशन है कि ठीक है ना, उसके दो अवयव के लिए कंडीशन है कि एक सॉलिड होगा और एक ठीक है ना लिक्विड होगा, एक सॉलिड होगा एक लिक्विड होगा, एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यानी डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करने उस पे होगा ऐसा मिश्रण, ठीक है ना, वैसा मिश्रण जिसमें एक होगा आपका क्या सॉलिड और एक होगा आपका क्या लिक्विड, ठीक है ना, सॉलिड एवं लिक्विड। समझ में आ रहा है? सॉलिड एवं लिक्विड होगा और इसका ये गुण होगा कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। और कितना का डिफरेंट, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए दोनों के बीच। समझ में आ रहा है? कितना, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, तब वहां पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम वहां पे अप्लाई करेंगे आपका डिस्टिलेशन यानी कि आसवन विधि अप्लाई करेंगे। आ रहा है समझ में? अब देखिए इसके लिए करेंगे क्या, अब इसके लिए जो यहाँ पर ठीक है ना, ये आपका जो सॉलिड और लिक्विड है, ठीक है ना, फिर से यहाँ पे बता लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जो आपका सॉलिड प्लस लिक्विड है इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अच्छा, जब इसमें गर्म करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो लिक्विड यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा यानी डिफरेंस होगा, वो पहले क्या होगा, यहाँ पे वाष्पीकरण होगा, क्या होगा इसका वाष्पीकरण, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वाष्प, ये जो वाष्प है इसको फिर क्या करेंगे हम, ठंडा, क्या करेंगे, ठंडा। तो ठंडा करने से ठीक है ना, ये अलग हमको क्या मिल जाएगा, लिक्विड, और सॉलिड अलग हो जाएगा। और ये ठंडा करने की जो विधि है वाष्प से, यानी कि वाष्प से ये जो ठंडा किया जा रहा है, इस विधि को बोला जाता है कंडेंसेशन या कंडेंसेट, क्या बोला जाता है इस विधि को, ठीक है ना, इसको बोला जाता है आपका ठीक है ना कंडेंसेट या कंडेंसेशन, ठीक है ना, इसको बोला जाता है कंडेंसेट, क्या बोला जाता है कंडेंसेट यानी कि संघनन, हाँ हिंदी में संघनन बोलेंगे, हाँ संघनन बोलेंगे, ठीक है ना, कंडेंसेट हिंदी में बोलेंगे संघनन, संघनन। आ रहा समझ? तो इस विधि से यानी कि आसवन विधि में समझ गए कि क्या है, आसवन विधि में ठीक है ना कितना होना चाहिए, दो अवयव होना चाहिए जिसमें से एक सॉलिड और एक लिक्विड होना चाहिए। आसवन विधि है क्या कि इसमें ठीक है ना जो मिश्रण उसको गर्म किया जाता है, दोनों के बीच डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का कम से कम 25 होना चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा कुछ भी हो लेकिन 25 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 25 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। अब गर्म करेंगे तो क्या बदलेगा, वाष्पीकरण से लिक्विड भाप में बदलेगा, फिर उसको कंडेंसेट कर लेंगे यानी ठंडा कर लेंगे, संग्रहण कर लेंगे तो लिक्विड अलग हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब देखिए इसका हम लोग ठीक है ना, जैसे हम लोग यानी कि इसको जो समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है, को पीने लायक, है कि नहीं, यानी कि समुद्र के पानी में से इस विधि से ठीक है ना सॉलिड के रूप में जो नमक होता है,
उसको अलग कर लिया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि समुद्र को पानी को लाए, तो गर्म किए, ठीक है ना, गर्म करने से क्या होगा कि वेपर बना, उसको फिर ठंडा करके पानी अलग कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया कंडेंसेट, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए इसको तो बोले कि बॉइलिंग पॉइंट कम से कम कितना होना चाहिए, अंतर कम से कम 25 का, लेकिन कोई ऐसा भी मिश्रण है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 25 से कम है तो वहां क्या लगेगा, तब वहां पे लगता है, ठीक है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वहां पे क्या लगेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। उस विधि को यानी वैसे मिश्रण को अलग करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उस विधि का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं प्रभाजी आसवन, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, प्रभाजी आसवन, ठीक है, यानी कि क्या 3 नंबर हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हिंदी में बोले तो प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, ठीक है। अब देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो होगा, ठीक है ना, इसका जो अवयव होगा वो द्रव द्रव होगा। जैसे इसका क्या था, सॉलिड और लिक्विड, तो प्रभाजी आसवन किसके लिए किया जाएगा, ठीक है ना, वैसे मिश्रण के लिए जिस मिश्रण में क्या हो, द्रव और द्रव्य का, समझ में आ रहा है, द्रव और द्रव्य का, यानी कि इसमें, ठीक है ना, अब जरूर नहीं कि द्रव्य, यानी इसमें और भी द्रव्य हो सकता है, यानी 2 या 2 से अधिक 3 4 5 जितना भी द्रव्य हो सकता है उसमें, ठीक है ना, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना, 25 से कम, समझ आ रहा है, यानी 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25 डिग्री से सेल्सियस से कम, ठीक है ना। तो इसका अवयव अलग किया जा सकता है, आ रहा समझे। अब देखिए इसको अलग करने के लिए आपको, ठीक है, इसको अलग करने के लिए, जैसे कि इसका जो प्रभाजी आसवन होता है मुख्य रूप से पेट्रोलियम, जैसे एग्जांपल समझेंगे, ठीक है ना, पेट्रोलियम के अवयवों को अलग किया जाता है, पेट्रोलियम के अवयवों को, पेट्रोलियम के विभिन्न विभिन्न अवयवों को अलग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं समझिएगा कि पेट्रोल, समझ रहा, पेट्रोलियम जो मुख्य रूप से, ठीक है ना, गाढ़ा तरल के रूप में, ठीक है ना, प्राप्त होता है, समझ आ रहा है, पेट्रोलियम आ रहा है समझ। अब उसी से देखिए, उसी से आपका, ठीक है ना, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, मोबिल निकलता है, ठीक है ना, कैरोसिन निकलता है, कोल तार निकलता है, वैक्स निकलता है, समझ रहा, मतलब बहुत चीज से निकलता है जी, समझ रहा ना। और देखिए अब जो वैक्स निकलता है, कहने का मतलब जो पेट्रोलियम में जो निकलने कचरा जो आ जाता है वैक्स के रूप में, उसका बहुत चीजों में इस्तेमाल होता है, सौंदर्य प्रसाधन में भी यूज होता है वैक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉस्मेटिक चीज में भी वैक्स यूज होता है। और जैसे हम लोग जो ठंडा के दिन में जैसे ज्यादातर यूज करते हैं वैसलीन, तो उसमें भी क्या पेट्रोलियम का, ठीक है ना, जेली, जैसे देखिए प्रचार में बोलते हैं, ठीक है ना, वैसलीन पेट्रोलियम जेली उसमें लिखा हुआ रहता है, समझ रहा है, बोलता भी है पेट्रोलियम जेली, ठीक है ना। तो ये पेट्रोलियम का हिस्सा है जो बहुत सारा अवयव मिलता है। अब देखिए इसके लिए होता क्या होगा, ठीक है ना, इसमें देखिए इस तरह से एक व्यवस्था होता है कि मान लीजिए कि अगर इसमें एक टैंक है, बड़ा सा टैंक, बड़ा सा टैंक है, इस टैंक में क्या डाल दिया, पेट्रोलियम को, ठीक है। अब पेट्रोलियम को गर्म किया जाएगा, तो मान लेते हैं स्केल है, ठीक है ना, यानी अंतर सबके बीच कितना है, 25 से कम ही है, 25 से कम होना चाहिए डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का। तो मान लेते हैं कि किसी का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना,
10। एग्जाम्पल मान लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, समझाने के लिए प्रोसेस आपको बता रहे हैं। और इसका डिफरेंस अगर मान लेते हैं 20, 30, 40, 50, तो सबका देखिए अंतर 25 से कम है, यानी 10-10 का हम अंतर लिए हैं। अब चूंकि देखिए ये क्या है, ये पूरा पेट्रोलियम इसमें भर दिए हैं, गाढ़ा काला लिक्विड। इस सब का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है। अब मान लीजिए इसमें अगर हीट करेंगे तो जो 10 डिग्री पे वेपर बनेगा, तो मान लीजिए 10 डिग्री पे वेपर बन गया, इसके सामने से 10 डिग्री पे वेपर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक नल लगा, अगर इसे लगा दें, ठीक है ना, पाइप, ठीक है ना, तो ये 10 डिग्री वेपर बना, तो इस पाइप से, ठीक है ना, क्या करेंगे, वेपर को इधर ले आ जाएगा, वाष्प को, और ये वाष्प को फिर वही कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, कंडेंसेट, क्या कर दिया जाएगा, कंडन, ठीक है ना, कंडेंसेट यानी कि संघनन, ठंडा कर दिया जाएगा। तो ये फिर अलग, इस लिक्विड से अलग ये प्राप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए, मान लेते हैं कि 10 डिग्री पे, ठीक है ना, पेट्रोल, जो इस पेट्रोलियम में पेट्रोल है वो आपका वाष्प में बदल जाता है, तो यहाँ इस पाइप के थ्रू हमको क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। आ रहा है समझ में, पेट्रोल मिलेगा। मान लीजिए 20 डिग्री पे अगर कोई आ रहा होगा, तो यहाँ पे एक नल रहेगा, तो 20 डिग्री पे क्या मिलता होगा, मान लीजिए कि, ठीक है ना, अब जैसे 10 डिग्री खत्म हुआ, आगे जैसी बढ़ा, अब 20 डिग्री के बाद जो मिलेगा, 20 डिग्री से जो मिलेगा, तो मान लीजिए वो अलग चीज होगा। तो मान लीजिए 20 डिग्री से क्या मिलेगा, डीजल मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको एग्जैक्ट नहीं मान लीजिएगा, समझाने के लिए बोल रहे डीजल। फिर मान लीजिए 30, तो यहाँ से डीजल निकल जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ से कैरोसिन, केरोसिन, ठीक है ना। समझ में, इस तरह से अलग अलग अवयव को अलग कर लेंगे। मान लीजिए जो कचरा बच गया वो कोल था, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे, अब इसमें भी क्या करें, जैसे आसवन विधि क्या है, आसवन विधि में भी जस्ट बोले हैं, आसवन विधि क्या है कि पहले गर्म करेंगे, वाष्प को भी ठंडा करेंगे, हमको मिल जाएगा। प्रभाजी आसवन में भी क्या है, वही चीज है, गर्म करेंगे, वाष्पीकरण होगा, वेपर बनेगा, उस वेपर को कंडेंसेट करेंगे यानी कि संघनन करेंगे, और वो वेपर फिर किस में बचेगा, तरल रूप में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है ना, इसमें यानी कि फ्रैक्शनल में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई सॉलिड है, यानी कि आपका जो प्रभाजी आसवन है, यानी कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, वो मिश्रण, वैसा मिश्रण जिसमें, ठीक है ना, एक से अधिक क्या है, तरल हीम है, यानी कि लिक्विड ही है, उसको आपको अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आपका तीसरा हो गया। अब चौथा, ये चौथा है आपका है, ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी, चौथा है आपका एक है, ठीक है ना, एक विधि क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। चौथा क्या है, क्रोमेटोग्राफी, हाँ, क्रोमेटो, ठीक है ना, ग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। यानी कि इसमें आपका क्रोमेटोग्राफी में ऐसे मिश्रण को अलग करने का काम किया जाता है जिसमें एक ही विलायक में बहुत सारा विलय मौजूद हो, एक ही विलायक में, यानी कि एक ही सॉल्वेंट में बहुत सारा सोल्यूट मौजूद हो। समझ में आ रहा, यानी कि कहने का मतलब कि सॉल्वेंट एक ही हो, सॉल्वेंट मतलब विलायक हिंदी में, और इस सॉल्वेंट में मिला हुआ क्या हो, सॉल्यूट, यानी कि क्या, विलय। और ये जो विलय है, ठीक है ना, दो या दो से अधिक, 3, 4, 5, ज्यादा ही हो सकता है, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में या तरल फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में ही मान लीजिए, विलायक एक ही हो। और जैसे विलायक और विलय, यानी कि जिसमें घुलेगा, कहने का मतलब देखिए ये पानी है, इस बोतल में पानी है, इस पानी में कोई चीज घोलेंगे तो जो घुल रहा है, यानी कि इस पे चीनी डालें तो चीनी घुल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सोल्यूट, यानी घुलने वाला, विलय। इसको घोल कौन रहा है, पानी, तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, यानी कि विलायक, यानी जो उस चीनी को विला दिया, यानी कि गायब कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसका जो इस्तेमाल होता है मुख्य रूप से फोरेंसिक लैब में होता है, ठीक है ना, किसमें होता है, फोरेंसिक
लैब, ठीक है ना, फॉरेंसिक लैब में इसका प्रयोग किया जाता है, खास करके, ठीक है ना, ये क्राइम व्राइम कहीं होता है इसको सुलझाने के लिए, ठीक है ना, पता लगाने के लिए। समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि ब्लड, तो ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में मिश्रण होता है आपका आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना, फिर प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इतना ब्लड में अवयव होता है। आ रहा है समझ? तो देखिए ब्लड क्या है, सॉल्वेंट है, और ये सब जो है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ठीक है ना, और ये प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ये आपका क्या है, ये आपका है विलय, यानी कि घुला हुआ है ब्लड में। समझ में आ रहा है? अब चूंकि सोच के देखिए कि किसी को अगर पता करना हो कि मर्डर हो गया है, ठीक है ना, मर्डर कैसे हुआ, तो सोच के देखिए उसका ब्लड जांच करेगा। ब्लड जांच में, ठीक है ना, इसमें ये मिलने के साथ साथ पता चला इसमें से अगर निकाल रहा है तो जहर भी निकल गया, पॉइजन, यानी पता चल जाएगा इसको क्या दिया गया होगा, पॉइजन दिया गया होगा। ठीक है, और इसको देखिए, इसको अलग करने का जो प्रक्रिया है वो घुलनशीलता के आधार पे होता है, यानी सबका घुलनशीलता एक जैसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे देखे थे कि सबका बॉइलिंग पॉइंट समान नहीं है, सबका, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन यहाँ बॉइलिंग पॉइंट नहीं लेंगे, यानी घुलनशीलता के आधार पे इसको करेंगे, ठीक है ना, घुलनशीलता के आधार पर अलग किया जाता है। अब देखिए घुलनशीलता का आधार क्या होता है उसको समझिए, जैसे समझिए, ठीक है ना, और ये जो आप, ठीक है ना, ये जो टर्म है इस चैप्टर का लास्ट टर्म है। समझ में आ रहा है? यानी जो चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है ना, मैटर एवं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ एवं पदार्थों का वर्गीकरण, ये अब यहाँ से, ठीक है ना, ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो देखिए इसमें घुलनशीलता कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई बर्तन हम लोग लेते हैं, ठीक है, अब इस बर्तन में क्या है, इस बर्तन में पानी हम लोग ले लिए, इस पानी में क्या क्या मिला है, तो पानी जो, ये पानी है कैसा काम करेगा, तो जो मान लीजिए इसमें क्या लिए हैं, ये लिए हैं वाटर, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, विलायक है। अब इसमें हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है ना, चीनी, ठीक है ना, और क्या मिला रहे हैं, नमक, और कुछ मिलाइए, रेत, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या है, तो इसमें आपका चीनी भी है, यानी कि शुगर, इसमें आपका रेत भी है, बालू, और इसमें नमक भी है। अब सोच के देखिए, अगर ये सब डालने के बाद इसको हम, ठीक है ना, किसी चम्मच से इस तरह से हिलाएं, ठीक है ना, जैसे कहने का मतलब कि अगर देखिए इसमें पानी है, ठीक है ना, इसमें नमक लिए, ठीक है ना, क्या लिए इसमें, इसमें नमक लिए, रेत लिए, चीनी लिए, इसको ऐसे से मिलाएं तो आपको क्या लगता है कि चीनी, नमक, रेत एक के साथ घुल जाएगा? ऐसा तो नहीं है, कोई पहले घुलेगा, कोई बाद में घुलेगा, और कोई घुलवे नहीं करेगा। ये क्या हो गया, घुलनशीलता का अंतर हुआ कि नहीं? तो ये जो समझ में आ रहा है ना, यही घुलनशीलता का उपयोग करके, ठीक है ना, आपका क्रोमेटोग्राफी विधि में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए कि कहने का मतलब है कि जो जल्दी घुल जाएगा
तू तो घुल गया, जो नहीं घुला है उधर से उसको निकाल लेंगे, आज एकदम नहीं घुलेगा। यहाँ पे देखिए रेत क्या घुलेगा, समझ में आ रहा ना। और चीनी नमक में से देख लीजिएगा, दोनों साथ में नहीं घुलेगा, कौन पहले घुलता है, समझ आता। ये घुलनशीलता हम समझाने के लिए बताए हैं, यानी कि अगर ऐसा मिश्रण हो, ठीक है ना, तो ये भी किससे अलग होगा, क्रोमेटोग्राफी से ही आपका अलग होगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको, ठीक है ना, ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसका जो है आपका क्वेश्चन का डिस्कशन भी, ठीक है ना, वीडियो डाल दिया जाएगा, और जो भी लिंक होगा उसको, ठीक है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आपको आएगा, ठीक है ना, वो भी जल्दी ही आएगा। तो बस करना है ये कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अगर अच्छा लगे तो क्या कीजिए, शेयर कीजिए, समझ में आ रहा है। और सजेशन हो आपका जो भी, सजेस्ट भी दीजिए, आ रहा है समझ में। और धीरे धीरे जैसे कि बोले हिस्ट्री का भी, ठीक है ना, और हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हिस्ट्री का हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, तो हम आप जैसे कि हिस्ट्री में क्या होता है, ठीक है ना, हिस्ट्री में आपका एक हो जाएगा एंशियंट, फिर आपका हो जाएगा मेडिवल, और हो जाएगा मॉडर्न, ठीक है। तो देखिए, या तो हम एंशियंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो मॉडर्न से भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मेडिवल से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा, आप लोग अपना सजेशन दीजिएगा कि हमको जो हिस्ट्री है वो एंशियंट से लेके चलना चाहिए कि मॉडर्न से पढ़ाना। क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, समझ आ रहा है। अब चूंकि देखिए अभी बिहार में चूंकि चुनाव है, और इसी के दौरान वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी ठीक है ना, आ चुका है। जैसे बिहार सीजीएल वगैरह हो गया, ये सब, ठीक है ना। अब कुछ वैकेंसी अभी भी एग्जाम बाकी है, ठीक है ना, एसएससी वगैरह ये सब। और एक ऑफिस, ठीक है ना, ऑफिस अटेंडेंट का भी आया है, और एक एजुकेशन ऑफिसर का भी, शायद इस तरह का कोई फॉर्म आया है, ठीक है ना। तो फॉर्म बिहार में अभी खूब आया है, और नीतीश कुमार ने तो चलिए बिहार का फॉर्म 100 रुपया कर दिया, ठीक है ना, स्टूडेंट के लिए बहुत राहत का काम किया। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो अगर आप कहिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे, और नहीं तो हम शुरू से लेके चलेंगे, एंशियंट देखेंगे, एंशियंट को खत्म करेंगे, उसके बाद मेडिवल को देखेंगे, मेडिवल को तब खत्म करेंगे, तब मॉडर्न को देखेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपका सजेशन हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, हमें बताइएगा, ठीक है ना, और उसी हिसाब से हम आपका स्टार्ट कर देंगे हिस्ट्री, ठीक है ना। रह गया ज्योग्राफी का बात, तो देखिए ज्योग्राफी में, ठीक है ना, आपका जनरल ज्योग्राफी शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, ताकि उसका कुछ टर्म होता है जो आपको, तब आपको इंडियन ज्योग्राफी बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। जय हिंद, सभी को धन्यवाद।